हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करें, चाहे आप APO की तैयारी करें, चाहे आप LLB LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपके लिए डेली MCQ की प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, और आपको जैसे ही आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस तो मैंने वहां पर पढ़ा था, इस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, तो ये मेरा 100% सही जवाब है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी कैंडिडेट का जो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो भी कैंडिडेट आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज की वीडियो में हमारे केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके अलावा हम फैमिली लॉ से आज हमारी इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर जो है फैमिली लॉ पर क्वेश्चन लेके आइए। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्वेश्चन भी ज़्यादा होने वाले हैं और डिस्कशन भी हम करेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एम्बिट एंड स्कोप ऑफ ऑफेंस ऑफ सेडिशन अंडर सेक्शन नंबर 124A ऑफ IPC was considered by the 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो किस पर्टिकुलर केस की बात की जा रही है, हिंदी में इसका क्या अर्थ बन रहा है, इसको समझ लेते हैं। IPC की धारा 124A कैपिटल A के तहत राजद्रोह के अपराध के दायरे में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की संवैधानिक पीठ ने किस मामले पर विचार किया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो इसको आपको याद रख लेना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन 377 ऑफ IPC जो बात करता है अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में, और रिगार्डिंग अननेचुरल ऑफेंसेस वाज पार्शियली स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ। हिंदी में क्या अर्थ इसका बन रहा है, इसको समझ लेते हैं। अप्राकृतिक अपराधों से संबंधित IPC की धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में आंशिक रूप से रद्द कर दिया था। तो कौन सा वो केस था, वो हमारा केस था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और इसके रिगार्डिंग इससे कनेक्टेड केस हमारा ये भी है। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई थी आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 की जो सेक्सुअल एक्ट है उसके संबंध में क्रिमिनलाइजेशन को वोलेट करता है, और इसके संबंध में यही इम्पोर्टेंट जो है केस लॉ है जो आपको याद रखना है, ये भी कनेक्टेड है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, और डिटेल में जो है ऑनलाइन देख के इसको भी एक बारी देख लीजिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द ऑफेंस ऑफ ए डेफामेशन अंडर सेक्शन 499 ऑफ IPC इन द केस ऑफ। क्या कह रहा है, हिंदी में इसका अर्थ समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में IPC की धारा 499 के तहत मानहानि के अपराध को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। तो किस पर्टिकुलर केस के अंदर बरकरार रखा था, वो था हमारा फर्स्ट केस सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, पहला केस लो जो है, बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, सही जवाब है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट इन 2018 ऑब्जर्व दैट every attempt should be made by all court not to disclose the identification of victim in the term of section number 228 of IPC, जो हमें कहती है कि किसी भी विक्टिम की जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित है उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन को। कौन सा केस है इन सभी में से, हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि सभी अदालत को IPC की धारा
288A के तहत पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से कोई भी विक्टिम यहाँ पर पीड़ित है। तो इसका सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, ललित यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो है हमारा केस है। और इससे रिलेटेड और भी कनेक्टेड केसेस हैं जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर केस है स्टेट ऑफ, सेम बात यहाँ पर इन केसेस के अंदर भी कही गई थी, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रामदेव सिंह 2014 का ये केस है। इसके अलावा एक और केस है, निपुण सक्सेना एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये है हमारा 2018 का केस है। इसके अलावा हमारा ये पहला ऑप्शन है जिस केस के अंदर भी सेम बात जो है कही गई थी। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट in 2015 had laid down that an amendment to a criminal complaint to cure a simple infirmity curable by means of a formal amendment not cause any prejudice to the other side is permissible even though there is no specific provision in the CRPC to amend the complaint filed under this code। हिंदी में क्या अर्थ बन रहा है इसको समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में व्यवस्था दी थी कि औपचारिक संशोधन के माध्यम से इलाज योग्य एक साधारण दुर्लभता को ठीक करने के लिए आपराधिक शिकायत में संशोधन की अनुमति है, जिससे दूसरे पक्ष पर कोई भी पूर्वग्रह ना हो, भले ही सीआरपीसी में कोई भी विशिष्ट प्रावधान ना हो, इस संहिता के तहत दायर शिकायत में संशोधन करने के लिए। अब कौन सा केस है जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से डील करता है, वो है हमारा थर्ड केस, SR सुकुमार वर्सेस S सुनंद रघुराम। तो ये आपको केस जो है याद रख लेना है। अब जो है हमारे केस लॉ से जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फैमिली लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील विद, किससे डील करता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से, वॉइडेबल मैरिज से, जुडिशियल सेपरेशन से या ग्राउंड ऑफ डिवोर्स से। जब हम बात करते हैं अपने AIB एग्जाम की तो वहां पर जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन कहाँ पर है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, किस सब हेडिंग से डील करती है, और डिटेल में भी पूछा जाता है सेक्शन के संबंध में। हिंदी में इसका क्या अर्थ बनना है आपको पता ही चल गया कि धारा 9 किससे संबंधित है इन सभी में से। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 की तो ये डील करता है हमारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से, यानी कि एक पार्टी जो है अपने आप को दूसरी पार्टी से अलग कर लेती है बिना किसी पर्याप्त कारण से, घर को छोड़कर चली जाती है, तो ऐसे में या छोड़ के चला जाता है, तो ऐसे में जो पार्टी है जो पीड़ित है वो पिटीशन फाइल कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि यहाँ पर कॉन्जुगल राइट से दूसरी पार्टी अपने आप को वो कर रही है, यानी कि वो अपने कॉन्जुगल राइट का, यहाँ पर कॉन्जुगल राइट का मतलब होता है जो उनकी कर्तव्य है उनका पालन वो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है और इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। जब हम बात करते हैं वॉइड मैरिज की तो वॉइड मैरिज के संबंध में प्रावधान हमारा सेक्शन 11 के अंदर देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं जुडिशियल सेपरेशन की तो सेक्शन नंबर 10 इसके बारे में बात करता है, और जो डिवोर्स के ग्राउंड आप सभी को पता है सेक्शन नंबर 13 में, ये तो आपको हमेशा ही पता रहेगा और ना कभी आपने इसको भूला होगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, हु कैन फाइल ए पिटीशन बिफोर द कोर्ट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। क्या केवल वाइफ फाइल कर सकती है या हस्बैंड फाइल कर सकता है या फिर दोनों फाइल कर सकते हैं या फिर कोई भी नहीं? तो जैसा कि मैंने अभी पहले ही मैं बता चुका हूं कि दोनों फाइल कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन।
आप सभी को पता चल गया थर्ड ऑप्शन, यानी कि हस्बैंड भी फाइल कर सकते हैं और वाइफ भी फाइल कर सकते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के संबंध में पेटिशन जो है फाइल की जा सकती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट वी कैन फाइल द पेटिशन फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट? क्या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फाइल करेंगे, हाई कोर्ट के समक्ष फाइल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष फाइल करेंगे, या इन सभी के समक्ष फाइल कर सकते हैं? तो मैंने आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष जो है फाइल किया जाएगा और वहीं पर आपकी प्रोसीडिंग चलेगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और देखते हैं कौन सा इसका सही जवाब है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 9 ऑफ ए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, where a question arise whether there has been a reasonable excuse for withdraw from the society, the burden of proof reasonably exercised shall be। यहाँ पर पूछा गया है कि किसके ऊपर बर्डन होगा, तो विक्टिम के ऊपर होगा, या हु हैज विड्रॉ फ्रॉम हिज सोसाइटी, या जो अपने आप को दूसरी पार्टी से अलग कर रहा है, या दोनों पर, या दोनों में से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। हिंदी में क्या इसका अर्थ है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अनुसार जहां यह सवाल उठता है कि क्या समाज से अलग होने के लिए उचित बहाना है, और उचित बहाना साबित करने का भार किस व्यक्ति पर होगा? जो समाज से अलग हो रहा है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। आपको पता चल गया इसका कौन सा जवाब है? इसका जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। और ये सभी सेक्शन आपको अभी तक जो हमने यहाँ पर कंटिन्यू कवर की है, सेक्शन नंबर 9 से क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। डॉटर इज इक्विटेड विद द सन, यानी कि बराबर है विद रेफरेंस टू द जॉइंट हिंदू फैमिली अंडर। अब यहाँ पर किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई थी, जिसमें कि यह कहा गया था कि संयुक्त परिवार में संपत्ति के संदर्भ में बेटी को बेटे के बराबर माना जाएगा, ना कि उससे अलग। क्योंकि पहले क्या होता था, लड़कों को ज़्यादा दर्जा दिया जाता था, बेटे को ज़्यादा दर्जा दिया जाता था, और लड़कियों को यानी कि बेटी को कम दर्जा दिया जाता था। और ये जो है बराबर कर दिया गया था किस अमेंडमेंट के द्वारा? 2005 की अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। इसके संबंध में आपको हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू सक्सेशन जो एक्ट है हमारा 1956 का, इसके संबंध में आपको सेक्शन नंबर 6 को पढ़ना होगा। और 6 जो है इसका सही आपको और अच्छे से क्लियर करेगा, जो कि बात करता है डिवोशन ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी कोपार्शनरी। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको पढ़ लेना है। कौन से एक्ट की? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको समझ लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्टीशन? अब यहाँ पर ये आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में पार्टीशन का मतलब क्या होता है। क्या पार्टीशन का मतलब, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एनी पार्टीशन मेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ए पार्टीशन ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। और सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? एनी पार्टीशन इफेक्टेड बाय ए डिक्री ऑफ ए कोर्ट, यानी कि पंजीकृत अधिनियम 1908 के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन के द्वारा किया गया कोई भी विभाजन, उसे हम कहेंगे विभाजन का अर्थ, या फिर हम कहेंगे न्यायालय की डिग्री के द्वारा किया गया कोई भी विभाजन, उसे हम विभाजन कहेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अनुसार, सेक्शन नंबर 6 के अनुसार। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि इन दोनों को ही शामिल किया गया है पार्टीशन के वर्ड के अंदर, शब्द के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मुबारक अंडर द मुस्लिम लॉ, किस चीज को ये रेफर करता है?
डिवोर्स एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ, सेकंड ऑप्शन है क्रुएलिटी या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विद ए म्यूचुअल कंसेंट, और फोर्थ है इला। तो मुस्लिम कानून के अंतर्गत मुबारत का क्या तात्पर्य होता है? पत्नी के कहने पर तलाक लेना, या फिर क्रूरता क्रुएलिटी जिसे हम कहते हैं, या आपसी सहमति से विवाह विच्छेदन कर लेना, एक दूसरे से अलग हो जाना, या फिर इला। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। यानी कि जब हम बात करते हैं मुबारत की, तो मुबारत क्या होता है कि पार्टी जो है म्यूचुअली एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। जैसे कि हम हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के अंदर हम पढ़ते हैं ना, सेक्शन नंबर 13B में म्यूचुअल कंसेंट की बात की गई है। इसी तरीके से यहाँ पर मुस्लिम लॉ के अंदर ये मुबारत का कंसेप्ट है। यहाँ पर जो मेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो म्यूचुअली पार्टी जो है एक दूसरे की कंसेंट लेती हैं और अलग हो जाती हैं। इसके अंदर एक पार्टी ऑफर करती है एक साइड से, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, और इद्दत नेसेसरी होता है। ये चीजें आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के संबंध में याद रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन डिवोर्स एक्ट नाउ इज कॉल्ड डिवोर्स एक्ट आर रिमूव्ड बाय द सब्स्टिट्यूटेड न्यू एक्ट। अब किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यहाँ पर बात की गई है? भारत तलाक अधिनियम की धारा 10 के भेदभावपूर्ण पहलू को नई धारा प्रतिस्थापित कर हटा दिया गया था। अब किस अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया था ये हमें पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है हमारा इंडियन डिवोर्स अमेंडमेंट एक्ट 2001, 2001 की अमेंडमेंट। तो इसका कौन सा सही जवाब है? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कंडीशन ऑफ ए हिंदू मैरिज हैज बीन लेड डाउन। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है और पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट? सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 13। तो सेक्शन नंबर 5 जब हम बात करते हैं तो वहां पर हिंदू मैरिज के संबंध में कुछ शर्तों की बात की गई है, कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। जब हम 9 बात करते हैं, इसको भी हम कवर कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 9 जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की बात करता है, 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की, और 13 बात करता है डिवोर्स की। हर एक ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करता है, और इन सभी सेक्शंस में से क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो आपको ये सभी पता होने चाहिए। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन ऑफ ए हिंदू मैरिज एक्ट? नोट इस्तेमाल हुआ है तो कौन सी कंडीशन नहीं है? पहला ऑप्शन है नेदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? एट द टाइम ऑफ मैरिज नेदर पार्टी इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट to it in the consequences of unsoundness of mind। और थर्ड ऑप्शन है at the instance of marriage neither party through capable of give a valid consent has been suffering from mental disorder of such a kind or to such a extent as to be unfit for the marriage and procreation of the children। और फोर्थ ऑप्शन है none of the above। जब हम बात करते हैं कंडीशंस की, किसकी? हिंदू मैरिज एक्ट की, तो कंडीशंस हमें किस पर्टिकुलर सेक्शन में देखने को मिलती है? अभी मैंने बताया सेक्शन नंबर 5 के अंदर कंडीशन बताई हुई है, और उस सेक्शन 5 में ये सभी कंडीशन आती हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। हिंदी में भी इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और पेशेंस बना के रखिएगा। आई होप वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आप सभी के लिए, और इन्फॉर्मेटिव मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव है और आप नॉलेज ले पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू विवाह अधिनियम की शर्त नहीं है? नहीं पूछा गया है और सभी शर्तें यहाँ पर शामिल कर दी गई हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। एक मिनट जस्ट वेट। क्या कह रहा है कि विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवन साथी जीवित ना हो। दूसरा है विवाह के समय मानसिक अस्वस्थता के कारण कोई भी पक्ष
इसके वैध सहमति देने के लिए असमर्थ होता है और विवाह के समय कोई भी पक्ष वैध सहमति देने में सक्षम होते हुए भी इस प्रकार से या इस हद तक धातु विकार से पीड़ित नहीं है कि वह विवाह और बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य हो। तो यानी कि मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, कभी कभी हिंदी की लैंग्वेज जो है थोड़ी सी हमें डिफिकल्ट लगती है समझने में, और ट्रांसलेशन करने पर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो ही जाती है। तो आप जो आपको चीजें इंग्लिश में समझ आ रही है उसे आप इंग्लिश लैंग्वेज से समझिए, जो आपको चीजें हिंदी में समझ आ रही है उसको आप हिंदी से समझ लिए। इसलिए मैं आपके लिए दोनों ट्रांसलेशन लेकर आता हूं, और जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये इसको समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 10 जो बात करता है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में ऑफ ए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हु कैन फाइल द पिटीशन बिफोर द कोर्ट फॉर जुडिशियल सेपरेशन। दोनों कर सकते हैं, हस्बैंड भी कर सकता है और वाइफ भी कर सकता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 10, ओनली वाइफ कैन फाइल द जुडिशियल सेपरेशन पिटीशन। यहाँ पर क्या बात की गई है, केवल वाइफ फाइल कर सकती है। ऑन द ग्राउंड अंडर विच, किन ग्राउंड पर, किस सेक्शन में जो ग्राउंड लिखे हुए हैं उन पर केवल वाइफ ही जो है जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन फाइल कर सकती है। सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 1, 13 सब सेक्शन 2, 13 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन आई ए के अंदर, या फिर इन सभी में से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। तो यहाँ पर जब 13 सब सेक्शन 2 की बात की जाती है वहां पर केवल वाइफ के पास अधिकार होता है कि वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट के अंदर जो है पिटीशन फाइल कर सकती है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, कौन सा ऑप्शन इन सभी में से सही है। अलाउ डॉटर ऑफ ए डिसीज इक्वल राइट विद इक्वल डॉटर, इक्वल राइट विद डॉटर। सेकंड ऑप्शन है अलाउ सन ऑफ ए डिसीज इक्वल राइट विद विडो। थर्ड ऑप्शन है अलाउ डॉटर ऑफ ए डिसीज इक्वल राइट विद वाइफ। और फोर्थ ऑप्शन है अलाउ डॉटर ऑफ ए डिसीज्ड इक्वल राइट विद द सन। अब इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जहां पर अभी हमने पढ़ा था कि इक्वल राइट दे दिया गया है डॉटर को सन के संबंध में। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड डिवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरिड अगेन। कहाँ पर बताया गया है, कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पर बात की गई है कि डिवोर्स पर्सन दोबारा से मैरिज कर सकते हैं, और वहां पर कंडीशंस भी बताई गई हैं। वो आपको पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ने के बाद पता चल जाएगी। सेक्शन नंबर 13 है, सेक्शन नंबर 14 है, सेक्शन नंबर 15 है, या सेक्शन नंबर 16 है। तो कौन सा इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब है हमारा सेक्शन नंबर 15, जो बात करती है किसके बारे में, डिवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, सेक्शन नंबर 15। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटेड दैट एनी मैरिज सोलमनाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट shall be null and void, and if it is contravention any of the condition, यानी कि वो वोलेशन करता है किसी भी कंडीशन का, तो वो क्या हो जाएगी, void मैरिज हो जाएगी। null and void यानी कि शुरुआत से ही void होना, उसे हम null and void कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि neither party has a spouse live at the time of marriage। सेकंड ऑप्शन है द पार्टी आर नॉट विद इन ए डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन रिलेशनशिप। और थर्ड ऑप्शन है द पार्टी आर नॉट स्पांडा टू ईच अदर। और अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव।
तो कौन सा इसका सही जवाब है आपके अनुसार? हिंदी में इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके जवाब की। निम्नलिखित में से किस शर्त में कहा गया है कि अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद किया गया कोई भी विवाह अमान्य होगा? यदि वह किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है। तो क्या ये क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं? क्या मैं ये क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ दूं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा एफर्ट करके देखिएगा कि कौन सा इसका सही जवाब है। चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, विच वन ऑप्शन स्टेटेड दैट मैरिज इज ए वॉइडेबल इन नेचर? अब वॉइडेबल मैरिज की बात की गई है किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर? सेक्शन नंबर 12 के अंदर। और सेक्शन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओवन टू बी द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। सेकेंड ऑप्शन है नेदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। और थर्ड ऑप्शन है द पार्टी आर नॉट पांडा टू ईच अदर। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अब इसका कौन सा सही जवाब है, इसके लिए आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ना होगा? सेक्शन नंबर 12 को। और इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। साथ ही मैं आप सभी से ये भी कहना चाहता हूं, जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेरे तरफ से गलत जवाब लिख लिया गया है, यानी कि मैंने गलत किसी का आंसर दे दिया है, तो प्लीज मैं भी आप ही की तरह सीख रहा हूं और हम पूरी लाइफ जो है चीज़ों को सीखते हैं, तो इसलिए मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। अगर आपको पता है ये चीज़ें करेक्ट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का वो क्वेश्चन गलत ना हो। इसके लिए बिल्कुल भी ना हिचकिचाइएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद ए डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट? हमने बात की थी, इसका जवाब मैं पहले भी आपको दे चुका हूं, जो कि है हमारा 13B। म्यूचुअल कंसेंट कहां पर आता है? हमारा 13B के अंदर। तो इसका सही जवाब हमारा कौन सा है? इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। 13 बात करता है किसके बारे में? सेक्शन नंबर 13 डिवोर्स के बारे में बात करता है। 13A की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है कि डिवोर्स प्रोसीडिंग में जो रिलीफ है उसमें परिवर्तन की बात की गई है, अल्टरेशन रिलीफ इन ए डिवोर्स पेटिशन। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 की, तो ये बात करता है कि पिटीशन 1 साल के अंदर जो है प्रेजेंट की जाती है। नो पिटीशन फॉर ए डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन ए 1 ईयर ऑफ मैरिज। 1 साल के अंदर पिटीशन प्रेजेंट नहीं की जाएगी। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील विद ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? तो ये कुछ ऐसी टर्म है जो कि डायरेक्टली सेक्शन से कनेक्टेड है और इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि पूछी जाती है कि बताइए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ पर है हमारे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। तो आपको तुरंत इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप पर अच्छा इंप्रेशन जो है सीनियर्स का पड़ता है, या फिर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर भी। तो इसका सही जवाब है सेक्शन नंबर 21 कैपिटल C। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 20 की, तो ये किस बारे में बात करता है? ये कहता है कि यहाँ पर जब हम बात करेंगे CPC के प्रोविजन, तो वो भी यहाँ पर अप्लीकेबल होंगे जब हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग को चला रहे हैं। जो बात करते हैं सेक्शन नंबर 21 कैपिटल A की, तो ये बात करता है कि सर्टेन केसेस में पिटीशन जो है ट्रांसफर करने की पावर है कोर्ट के पास, इस ऐसी पावर है। जब हम बात करते हैं 21 कैपिटल B की, तो ये बात करता है कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में, ट्रायल के संबंध में और पिटीशन को उस डिस्पोज ऑफ करने के संबंध में। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन स्टेटेड दैट every case where the marriage is dissolved by a degree of divorce, the court pass the degree shall be give a copy
देयर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द पार्टी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्या इसके संबंध में कोई प्रोविजन दिया हुआ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी जो है प्रोवाइड की जाएगी? हिंदी में इसको समझ लेते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा। निम्नलिखित में से किस धारा में ये कहा गया है कि प्रत्येक मामले में जहां तलाक की डिग्री के द्वारा विवाह विघटित हो जाता है तो डिग्री पारित करने वाली अदालत प्रत्येक पक्ष को उसकी एक प्रति निशुल्क जो है देती है। तो ये किस पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहा है ये तो आपको पता चल गया, सेक्शन नंबर 23 में बात की गई है। ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा, आपको पर्टिकुलरली ये पूछा गया कि 23 में तो पूछा ही गया है, लेकिन किस सब सेक्शन में ये बात कही गई है ये तो आप हमें बता दीजिए, क्योंकि सेक्शंस तो याद है लेकिन उसके अंदर जो सब सेक्शन है उसके अंदर किस सब सेक्शन में ये बात कही गई है वो याद नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। 23 के सब सेक्शन 4 के अंदर जो है ये बात कही गई है और इसको आपको भूलना नहीं है। सेक्शन नंबर 23 जो बात करती है प्रोसीडिंग में डिग्री के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर हमारे जो है फैमिली लॉ की क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे एविडेंस एक्ट की तरफ। एविडेंस एक्ट से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। द प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस ऑफ लाइफ इज कंटेन इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? सेक्शन नंबर 107, सेक्शन नंबर 108, सेक्शन नंबर 207, सेक्शन नंबर 115। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कितने सेक्शन है, टोटल 167 है। 167 है तो एक जो ये सेक्शन है ये तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, आपके पास 3 ऑप्शन बच गए। सेक्शन नंबर 87 बात करता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नो टू हैव been alive within 13 years। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 108 की तो ये बात करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ए पर्सन इज alive who has not been heard of for 7 years। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 115 की तो ये बात करता है किसके बारे में? ये बात करता है हमारा एस्टोपल के बारे में। तो अब आपको क्या पता चल रहा है कि कौन सा इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सेक्शन नंबर 107 जो बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस लाइफ के बारे में हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस टू बी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ओरल एविडेंस, ओरिजिनल एविडेंस या डायरेक्ट एविडेंस? तो ये डायरेक्ट एविडेंस की बात कर रहा है। इसके संबंध में आपको जो है सेक्शन नंबर 3 को पढ़ना है। सेक्शन नंबर 3 में डेफिनेशन क्लोज है जहां पर आपको प्रूव वर्ड को पढ़ना है। प्रूव वर्ड जो बात कहता है कि फैक्ट जो कि प्रूव करने के लिए उनकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए और ये चीजें जो है हमारी इम्पोर्टेंट होती है। और सेक्शन नंबर 3 को तो आपको जो है डिटेल में पढ़ ही लेना है, हर एक पॉइंट को काफी इम्पोर्टेंट है, एज इट इज पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल, सेकंड ऑप्शन है प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर, थर्ड ऑप्शन है जुडिशियल प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब जो है आपको कहां पर मिलेगा? सेक्शन नंबर 1 के अंदर, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। इंडियन एविडेंस
एक्ट में, एविडेंस एक्ट के अंदर आपको मिलेगा। सेक्शन नंबर 1 जो बात करता है शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट के बारे में। तो जब हम बात करते हैं कि शॉर्ट हेडिंग क्या है, तो वहां पर आपको शॉर्ट हेडिंग देखने को मिलेंगे। जब हम बात करते हैं टाइटल की, वो भी आपको देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं, एज इट इज आपसे पूछ लिया जाएगा कि एग्जैक्ट क्या नाम है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को आप जरूर पढ़िएगा एक बारी। एक्सटेंशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया अप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट जो कि हमारे कोर्ट मार्शल के जो लॉ हैं, एक्ट हैं, उनको छोड़कर, नेवी डिसिप्लिन के जो एक्ट हैं उनको छोड़कर, इंडियन नेवी से रिलेटेड या एयर फोर्स से रिलेटेड। इसके अलावा आपको यहाँ पर कमिटमेंट की डेट पता होनी चाहिए, वो क्या है आप सभी को पता ही होगी। फर्स्ट सितंबर 1872 ये डेट तो आपको जो है भूलनी ही नहीं है। यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ 1 सितंबर 1872। तो इस डेट को आपको जो है बिल्कुल नहीं भूलना है। और इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, सेक्शन नंबर 1 में, जो कि हमसे जो है हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कुछ सेक्शन को, लेकिन वहीं पर ये जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर छिपा होता है। तो आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर पाए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब हम इसको बंद कर देते हैं।